जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत बहुत सुप्रभात। हम लोग आज अपने एनडीए की परीक्षा के आने वाले जो प्रश्न हैं, जीव विज्ञान के जो संभावित प्रश्न हैं और जीव विज्ञान में जो आए हुए प्रश्न हैं, उनके बारे में हम लोग कुछ आपसे अभी बात करेंगे। उनके बारे में हम कुछ आपसे कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको उपयोगी होंगे। तो हियर माई सेल्फ डॉक्टर सुजीत के श्रीवास्तव, आई विल डिस्कस विथ यू विथ प्रीवियस ईयर्स एनडीए क्वेश्चन दैट विल बी वेरी हेल्पफुल in terms of your preparation regarding NDA. Okay, so when coming your previous year question for NDA biology, first question is very important. First question is that golden rice is a genetically modified crop plant where the incorporated gene is meant for biosynthesis of. Okay, very important question है कि जो golden rice है, ये जो गोल्डन राइस नाम की एक चावल की प्रजाति है जिसको सुनहरा चावल बोलते हैं, उसकी एक प्रजाति है। तो ये जो चावल की जो प्रजाति है ना, जो कि इसके आनुवंशिक रूप में इसमें परिवर्तन करके इसको बनाया जा सकता है, तो ये एक जैव संश्लेषण के लिए, किसके जैव संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होती है? यानी जो ये गोल्डन राइस नामक चावल की जो प्रजाति है वो किसके जैव संश्लेषण के लिए इम्पोर्टेंट होती है? तो आपका जो सही आंसर है वो है आंसर बी। वो है आंसर बी। वो है आंसर कौन सा है? बी है। दैट इज व्हाट? दैट इज अ विटामिन ए। दैट इज अ विटामिन ए और रेटिनॉल। विटामिन ए और रेटिनॉल। तो गोल्डन राइस इज अ genetically modified crop plant where the incorporated gene is meant for biosynthesis of। यानी ये जो गोल्डन राइस है, ये जो गोल्डन राइस की एक जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, दैट इज कॉल्ड गोल्डन राइस। दैट इज कॉल्ड गोल्डन राइस। ना ये जो गोल्डन राइस है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है, जो गोल्डन राइस है, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसकी सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है? तो वो जो है आपकी जो रेटिनॉल है, जो विटामिन है, उसकी बायोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलें तो क्लियर द व्यू। गोल्डन राइस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मेंट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ। द आंसर इज विटामिन ए और रेटिनॉल। जीएम क्रॉप गोल्डन राइस इज द जीएम क्रॉप इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। क्लियर, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोब इज नॉट करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोब इज नॉट करेक्ट। यानी कि निम्न में से सूक्ष्म जीवों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से सूक्ष्म जीवों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइक्रोब्स आर नॉट करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइक्रोब्स आर नॉट करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट उनके लिए सही नहीं है? दे आर यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये सही है। अक्सर हम लोग माइक्रोब्स को किस में यूज करते हैं? यूज इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी जो एसटीपी होते हैं, जिनको हम लोग एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, उसमें हम लोग माइक्रोब्स को यूज करते हैं टू ट्रीट द वाटर। दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीवरेजेस। ये भी बिल्कुल सही बात है कि यूज्ड इंडस्ट्रियल फर्मेंटर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीवरेजेस, यानी कि ये जो बीवरेजेस के प्रोडक्शन में ये जो है, जो आपका जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये जो है फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को करते हैं। ठीक है, फिर है नो एंटीबायोटिक हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी माइक्रोब्स। तो ये गलत है, ये सही जवाब है।
ये आपका जो है ये दोनों गलत जवाब हैं, लेकिन सी जो है वो सही जवाब है कि जो आपका बता रहा है नो एंटीबायोटिक हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी माइक्रोब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोब इज नॉट करेक्ट। कौन सा जवाब इनमें से सही नहीं है, कौन सा कथन इनमें से सही। तो ये जो कथन है ये सही नहीं है, क्योंकि हर एक सूक्ष्म जीव से, हर एक माइक्रोब से आपको एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक आपको मिलता है। नो एंटीबायोटिक हैज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी माइक्रोब, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन। डी है दे आर यूज टू गेट मेनी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ये भी बिल्कुल सही बात है कि they are used to get many active molecules for the treatment of disease. They are used to get many bioactive molecules for the treatment of disease. तो इस जो क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सी है, जो कि है no antibiotic has been obtained from any microbes. So क्वेश्चन आपका था which one of the following statement about microbe is not correct, तो उसका जो सही जवाब है वो है सी, जो ये कह रहा है no antibiotic has been obtained from any microbes। तो आपका जो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म जीव के लिए सही नहीं है, जो आपका जो कथन था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म जीव के लिए सही नहीं है, जो कि ये आपका जो जवाब है वो सी जो है वो इसका सही जवाब है। नो एंटीबायोटिक हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी माइक्रोब्स। ठीक है, आगे चलें। फिर आगे आपका आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका एक प्रश्न है। ये प्रश्न कहता है मेलानिन इज द नेचुरल पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू ह्यूमन स्किन, हेयर एंड आइरिस, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। मेलानिन जो होता है, मेलानिन इज द नेचुरल पिगमेंट है। जो मेलानिन है वो एक तरीके का प्राकृतिक एक रंजक है, प्राकृतिक एक कण है, जो कि उपस्थित होता है मानव के त्वचा में होता है, जो कि मानव की त्वचा को एक रंग प्रदान करता है, बालों में होता है, उसकी आयरिस में होता है, आंखों की। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ही तो ये हमें एक जो है एक तरीके की सुरक्षा प्रदान करता है। किस चीज़ से, उसी पर आपका ये प्रश्न आधारित है। तो मेलानिन इज द नेचुरल पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू ह्यूमन स्किन, हेयर एंड आइरिस, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो मेलानिन इज व्हाट, इज द नेचुरल पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू ह्यूमन स्किन, हेयर एंड आइरिस, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो आपका जो आंसर है वो है ए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसको हम लोग और बोलते हैं और यूवी रेडिएशन, है ना। तो इंफ्रारेड रेडिएशन गलत जवाब है, एक्सरे रेडिएशन गलत जवाब है, शॉर्ट वेव रेडिएशन गलत जवाब है। सही जवाब है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इसका सही जवाब क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज द राइट आंसर फॉर इट। Melanin is the natural pigment that gives color to human skin, hair and iris. It provides protection against that is the ultraviolet radiation। यानी कि जो पराबैंगनी किरणें हैं उन पराबैंगनी किरणों के से हमको सुरक्षा प्रदान करती है। ये जो मेलानिन होती है, जो कि हमारे त्वचा के अंदर होती है, हमारे बालों के अंदर होती है, तो ये जो मानव के शरीर में जो है ये जो प्राकृतिक जो कण है ये सुरक्षा प्रदान करती है। किससे प्रदान करती है, ये आपकी पराबैंगनी किरणों से प्रदान करती है, जो कि सूरज की रोशनी में होती हैं। ठीक है, आगे चलें। फिर हम लोग आगे जब चलते हैं तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। दिस क्वेश्चन इज द टेंडेंस थ्रू विच मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स आर टाइटली compact bundles of which one of the following long fiber protein? Tendons through which muscles are connected to bone are tightly compacted bundles of which one of the long fibrous protein? तो टेंडन्स जो होते हैं ये आपके कनेक्ट किसको करते हैं, मसल्स यानी पेशियों को हड्डियों से कनेक्ट करते हैं। पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा एक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जो है जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों और पेशियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, बोन्स होते हैं। बोन्स हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना हमारे कंकाल तंत्र के हमारा शरीर नहीं बन पाता है। तो हमारे शरीर का जो अस्थि ढांचा है, अस्थि पंजर है, बोन्स हैं, और उनसे पेशियां जुड़ी होती हैं, मसल्स जुड़े होते हैं। तो वो किस तरीके के एक धागों से जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग टेंडन्स बोलते हैं। तो उनमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। उसी प्रोटीन के बारे में ये आपसे पूछ रहा है। तो विच वन ऑफ द टेंडन्स थ्रू विच मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स आर टाइटली कंपैक्ट बंडल्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग फाइब्रस प्रोटीन? तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है, फाइब्रिन। तो फाइब्रिन इज द प्रोटीन दैट आर बेसिकली exist in the tendons and is
बेसिकली कनेक्टेड टू बोन्स टू द मसल्स टू द बोन्स या बोन्स टू द मसल्स, ठीक है। तो ये टेंडेंस आपके फाइब्रिन जो होती है, ये प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन है, ये फाइब्रिन जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन क्या करती है, ये आपके बोन्स को मसल से जोड़ती है, बोन्स के मसल से जोड़ती है, ठीक है। आगे चले। Which one of the following vitamin has a role in blood clotting? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। Which one of the following vitamin has role in blood clotting? यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक विटामिन है जो कि रक्त के थक्के के जमने के लिए महत्वपूर्ण होता है। Which one of the following vitamin has a role in blood clotting? तो इसका जो सही जवाब है वो है विटामिन के। That is the right answer is the vitamin K, not A, not B, not C. So vitamin K is very important for important role in blood clotting. That is the vitamin K. There are two types of vitamin, as you know, vitamin. Not two one, water soluble, and fat soluble. Then vitamin K is the fat soluble vitamin. Okay, चलो आगे चले। This is a very important question. That is a very important question. Which among the following shared the Nobel Prize in 1962 along with Francis Crick and James Watson for their discovery from concerning the molecular structure of nucleic acid? तो उसमें बहुत सारे आंसर दिए गए हैं, है ना। तो वॉटसन और क्रिक ने which among the following shared the Nobel Prize in 1962 along with Francis Crick and James Watson for their discovery concerning the molecular structure of the nucleic acid? Basically DNA के स्ट्रक्चर को Watson and Crick ने एक मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द DNA molecular structure in 1962। तो उसमें से पूछा गया है कौन एक हैं जिन्होंने उनके साथ शेयर किया था। तो इन द ईयर 1962 Watson and Crick in the year 1962 Watson and Crick have presented double helix मॉडल फॉर DNA। तो उनको जो है यानी वॉटसन एंड क्रिक को 1962 में जो है DNA का जो है आणविक संरचना प्रस्तुत करी थी। तो ये पूछा जा रहा है कि उनमें से किसने इनके साथ जो है नोबेल प्राइज़ को शेयर किया था, नोबेल प्राइज़ साझा किया था। तो जो सही जवाब है वो है आंसर बी is the right answer. A is wrong, C is wrong, and D is the wrong. Clear? So this scientist Frederick Wilkins is shared the Nobel Prize in the 1962 with Watson and Crick. यानी Watson and Crick के साथ विल्किन साहब ने नोबेल पुरस्कार को साझा किया था DNA और न्यूक्लिक अम्लों के आणविक संरचना की खोज के दौरान। ठीक है, आगे चले। फिर क्वेश्चन आपका है 7th क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि विच ऑफ दीज नॉट इंक्लूडेड इन द वैस्कुलर सिस्टम, यानी कि इनमें से कौन ऐसा है जो कि परिसंचरण तंत्र में शामिल नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न आपका 7वां जो प्रश्न है वो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो परिसंचरण तंत्र में शामिल नहीं किया जा सकता। विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैस्कुलर सिस्टम। तो आपको पता है हार्ट वैस्कुलर सिस्टम में शामिल किया जाता है, इसलिए सही जवाब नहीं है। ब्लड वेसल भी शामिल किया जाता है, ब्लड भी शामिल किया जाता है। हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड यानी कि हृदय, रक्त की केशिकाएं और रक्त, ये तीनों जो है आपके रक्त परिसंचरण या तंत्र के बहुत ही अभिन्न हिस्से हैं ये तीनों। ठीक है, ये तीनों इसके बहुत ही अभिन्न हिस्से हैं। तो कौन सा है? ये जो लंग्स है ना, लंग्स यानी कि फेफड़े, लंग्स
is not included in the vascular system. Lungs is basically not included in the vascular system. Lungs is not included in the vascular system. यानी फेफड़े आपके वाहिका तंत्र या परिसंचरण तंत्र में नहीं आते हैं. ठीक है, आगे चले. What is covering of the heart is known as, यानी कि हृदय की चारों ओर की जो परत होती है उसको क्या कहते हैं. What is the covering of heart is known as. तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं. मेनिंजेस, प्लेरा, पेरिकार्डियम एंड पेरिटोनियम. आपको व्हाट इज द कवरिंग ऑफ द हार्ट नोन एज, आपके ऑप्शंस हैं मेनिंजेस, प्लेरा, पेरिकार्डियम एंड पेरिटोनियम. तो राइट आंसर इज द पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम इज द राइट आंसर बिकॉज पेरिकार्डियम इज द लेयर और द कवरिंग ऑफ द हार्ट. इट इज द outermost covering of the heart is known as the pericardium. Pericardium is the outer covering of the heart. ठीक है, आगे चले. फिर हम लोग आते हैं, आगे बात करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट. बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विच ऑफ द दीज इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट. पेस मेकर ऑफ द हार्ट यानी कि निम्नलिखित में से हार्ट का पेस मेकर कौन है. पेस मेकर का मतलब क्या होता है, हार्ट की जो बीट होती है जहाँ से जनरेट होती है उसको बोलते हैं हम लोग पेस मेकर. यानी हमारी जो हार्ट होता है, हार्ट में हार्ट बीट जहाँ से जनरेट होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेस मेकर. तो आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन जो है एक पेस मेकर है. विच ऑफ द दीज इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट. निम्नलिखित में से कौन जो है पेस मेकर है हार्ट का. तो आपका आंसर क्या है, एसए नोड. एसए नोड इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट. यानी कि जो एसए नोड है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं. एसए नोड इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट. क्लियर, एसए नोड इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट. क्लियर, आगे चलें. फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द ओपनिंग बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल कॉल्ड. बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्हाट इज द ओपनिंग बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल. तो ये पूछ रहा है कि हृदय के अंदर यानी हार्ट के अंदर ऑरिकल एंड वेंट्रिकल होते हैं, यानी अलिंद और निलय हार्ट के अंदर होते हैं. तो ये पूछ रहा है कि राइट ऑरिकल यानी कि दाहिने अलिंद और दाहिने निलय के बीच के जो छिद्र हैं उसको क्या कहते हैं. तो आंसर आपका है दैट इज नोन एज द ट्राइकस्पिड वॉल. दैट इज नोन एज द tricuspid wall. It is the opening between right auricle and the right ventricle. The opening between right auricle and right ventricle. Is the opening between the right auricle and right ventricle. क्या है, tricuspid wall. इसको भी क्या बोलते हैं, tricuspid wall बोलते हैं. ठीक है, जो हार्ट होता है आपका, ये अगर हम हार्ट की बात करें, दिस इज द हार्ट. तो if it is the heart है ना, it is the depend upon the two section, upper section and lower section. यानी ऊपरी हिस्सा निचली हिस्सा. ऊपरी हिस्से में क्या होता है, ऑरिकल होता है यानी अलिंद, ऑरिकल. और निचले हिस्से में क्या होता है, वेंट्रिकल यानी कि निलय. ठीक है, ये डिवाइड होता है, ये लेफ्ट और राइट दो पार्ट में डिवाइड होता है. इसको भी लेफ्ट और राइट दो पार्ट में डिवाइड होता है, इसीलिए हार्ट को 4 चैम्बर्ड हार्ट बोलते हैं. ठीक है, राइट. 11 क्वेश्चन है, ये भी उसी से रिलेटेड है कि व्हाट इज द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के पोर्शन को क्या बोलते हैं, यानी कि बाय अलिंद और बाय निलय के बीच का जो ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं. तो आंसर आपका है मिट्रल वॉल. उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल बोलते हैं. मिट्रल वॉल किसको बोलते हैं, ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के पार्ट को आप लोग बोलते हैं मिट्रियल वॉल. ठीक है. हार्ट इज द 4 चैम्बर्ड हार्ट. हार्ट जो है आपका हृदय जो होता है 4 उसमें जो है 4 भाग होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं. अपर पोर्शन को हम लोग एरिकल बोलते हैं, लोअर पोर्शन को वेंट्रिकल बोलते हैं. एरिकल अलिंद बोला जाता है, वेंट्रिकल निलय बोला जाता है. एरिकल के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट. वेंट्रिकल के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट. राइट
अरिकल राइट वेंट्रिकल के ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं ट्राइकप्सिड वॉल, है ना, और लेफ्ट अरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को हम लोग बोलते हैं मिट्रल वॉल। ठीक है, आगे चले। द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज, यानी कि शहद का सबसे प्रमुख भाग क्या है? तो आपको ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और फ्रक्टोज दिया गया है। तो इसका जो शहद का जो सबसे प्रमुख भाग होता है, शहद मीठा होता है, कार्बोहाइड्रेट उसमें होता है, लेकिन उसका जो प्रमुख भाग होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका फ्रक्टोज होता है। वो क्या होता है? आपका फ्रक्टोज होता है। तो फ्रक्टोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी, यानी शहद का मुख्य भाग है कौन? फ्रक्टोज होता है। और हनी में क्या क्या होता है? हनी में होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज। जिसमें से सबसे ज्यादा जो पार्ट होता है वो क्या होता है? नंबर 1 पे होता है आपका फ्रक्टोज, नंबर 2 पे ग्लूकोज और नंबर 3 पे सुक्रोज। ठीक है, आगे चलें। एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो बच्चों में प्रमुखतया पाई जाती है बीमारी, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो वो किसके कारण होती है? बहुत सारे यहाँ पे तत्व दिए गए हैं जो कि पानी में इनकी मात्रा प्रमुखता से होती है। जो बच्चे होते हैं उनमें ये बीमारी होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होती है? तो आंसर आपका है बी, नाइट्रेट, दैट इज नाइट्रेट। तो नाइट्रेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो बेसिकली नाइट्रेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी नाइट्रेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, नाइट्रेट का के कारण जो है ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, आगे चले। अब है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन, यानी कौन सा हार्मोन है, कौन सा एक हार्मोन है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, रक्तचाप को कौन सा एक हार्मोन कंप्लीट करता है, इसके बारे में बात करी गई है। बहुत सारा इसमें हार्मोन की बात करी गई है, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, लेकिन जो सही जवाब है वो आपका क्या है? वैसोप्रेसिन है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसको हम लोग एडीएच भी बोलते हैं। एडीएच का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन दैट इज अ वैसोप्रेसिन, इट इज आल्सो कॉल्ड एडीएच, दैट इज अ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, आगे चले। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि among the following which one is the highest source of ascorbic acid, लेकिन निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल को हम लोग बोलते हैं विटामिन सी, इसका ये केमिकल नेम है विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड। तो किन में पाया जाता है? ये चार चीज जो यहाँ पे दी गई है, तो एप्पल है, बीन्स है, कैरेट है और गुआवा है। तो जो सही जवाब है वो क्या है? गुआवा। गुआवा इज द सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सोर्स, यानी सबसे ज़्यादा जो एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी का जो स्रोत है हाईएस्ट तौर पर उच्चतम मात्रा में, वो किसमें मिलता है? आपको गुआवा में मिलता है, इन चारों में की तुलना में। लेकिन तो मोस्ट एबेंडेंट सोर्स फॉर द विटामिन सी और ascorbic acid is what? आंवला। आंवला is the most abundant source for the vitamin C। और अगर यहाँ पर हम चारों में कहेंगे तो गुआवा यानी कि अमरूद जो है हाईएस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आज मैंने आपसे आपके एनडीए की परीक्षा में पूछे गए
जो अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे, वैसे तो बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं जो जीव विज्ञान पर आधारित रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा प्रश्नों को जो छांट कर हमने आपके साथ साझा किया, आपके प्रश्नों को कुछ डिस्कशन किया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए और आपकी तैयारी के लिए बहुत उपयोगी होगा और आपके चयन में हेल्पफुल होगा। तो टुडे आई हैव डिस्कस्ड some previous year's biology question that will definitely help you in terms of your examination and success. These questions are basically previous year's question and very important gravity questions. So again, Jai Hind, thank you, Jai Hind, Jai Bharat, धन्यवाद, thank you. जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।